नमस्ते। धुरंधर का ये रिव्यू बहुत देर से भी आ रहा है, यानी बहुत लेट भी है और बहुत स्लो भी है, लेकिन फिर भी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कुछ ऐसा बताऊं जो शायद अभी तक किसी ने नहीं बताया। और अगर आपने ये फिल्म देखी भी है तो भी आप इससे एसोसिएट करें, और अगर नहीं भी देखी है तो भी आपको ये पता चले कि ये फिल्म आपको क्या बताती है और ये फिल्म इतनी स्पेशल क्यों है। मैंने फिल्म असल में बहुत देर से देखी, और देर से देखने का कारण था इसकी ड्यूरेशन। 3 घंटे 50 मिनट की ये फिल्म है, और अगर थिएटर में आप देखने के लिए जाएंगे तो ये पूरा पैकेज आता है लगभग 4.5 घंटे का। अगर आप अपने घर से निकलेंगे और फिल्म को देखकर वापस अपने घर आएंगे तो लगभग 4.5-5 घंटे आपको चाहिए, और वो हिम्मत मैं जुटा नहीं पा रहा था। लेकिन आखिरकार मैंने वो हिम्मत जुटाई और ये फिल्म मैंने देखी, और अब मैं आपको बताऊंगा कि मुझे ये फिल्म कैसी लगी। सबसे ज़्यादा चर्चा इस बात पर रही कि धुरंधर 2 क्या धुरंधर 1 से बेहतर थी, या लोगों को वो मज़ा नहीं आया जो धुरंधर 1 में मज़ा आया था। तो इसका एक कारण है, जब भी आप कोई अच्छी चीज़ देखते हैं पहली बार तो उसमें एक सरप्राइज का एलिमेंट होता है। अगर आप ताजमहल जाते हैं देखने के लिए पहली बार तो आप चकित रह जाते हैं उसकी सुंदरता को देखकर, लेकिन जब आप दूसरी बार जाते हैं तब इतने चकित नहीं होते। इसी प्रकार से हर वो चीज जिसे आप पहले देख चुके हैं, चाहे वो कितनी भी सुंदर, कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, दूसरी बार वो सरप्राइज का एलिमेंट चला जाता है। और मुझे लगता है कि धुरंधर 2 जब देखी तो जो सरप्राइज हमें धुरंधर 1 में मिला था वो सरप्राइज एलिमेंट इसमें नहीं है। असल में मुझे तो ऐसा लगा ही नहीं कि मैं धुरंधर 2 देख रहा हूं। मुझे ऐसा लगा जैसे मैं धुरंधर 1, धुरंधर 2 और बीच में एक कुछ महीने का इंटरवल आ गया था। तो मुझे ये लगा कि मैंने अब कुल मिलाकर पूरी एक कहानी देखी है। उस कहानी को मैंने पहले एक हिस्से में देखा, फिर कुछ महीने का इंटरवल आया और फिर मैंने उस कहानी का शेष भाग अभी देखा है। तो इसका धुरंधर 1 से जो तुलना लोग कर रहे हैं, मुझे लगता है बेमानी होगी। मैं काफ़ी डरते हुए गया था कि 4 घंटे की फिल्म कैसे देखेंगे, लेकिन यकीन मानिए 4 घंटे कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और कई बार होता है आपको किसी फिल्म में आपका उठने का दिल नहीं करता। अगर आपको थोड़ी देर के लिए भी बाहर जाना है तो आप एक सीन भी उसका मिस नहीं करना चाहते, और इस फिल्म में भी ऐसा ही था। आप एक भी सीन इसका मिस नहीं करना चाहते। तो फिल्म में वही तेजी है, जो कहानी है वो लगातार भागती है, और कहीं भी निर्देशक ने और राइटर ने आपको बोर नहीं होने दिया। लेकिन मैं आपका ध्यान ले जाना चाहता हूं फिल्म के क्लाइमेक्स पर, और क्लाइमेक्स के जरा कुछ डायलॉग्स देखिए। क्लाइमेक्स है रणवीर सिंह और अर्जुन रामपाल के बीच में। अर्जुन रामपाल आईएसआई का एक मेजर है जो हिंदुस्तान से नफरत करता है, और बिल्कुल क्लाइमेक्स में जब ये लड़ाई हो रही है तो वो जो आईएसआई का मेजर है वो कहता है कि तुझे याद है कैसे कांपा था तेरा मुल्क जब इस्लामाबाद मुंबई पर चढ़ा था, अब पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान पर चढ़ेगा। तुम सब काफिरों को मैं कलमा पढ़वाऊंगा, हर मर्द का खतना करवाऊंगा। हिंदुस्तान के जो मर्द हैं तुम लोग खस्सी हो, लाल किले पर पाकिस्तान का परचम लहराएगा, और तुम्हारी औरतों को मैं कौड़ियों के भाव बेचूंगा। ये सारे डायलॉग्स उसने भारत के बारे में कहे हैं। और आखिर में जो रणवीर सिंह का जो लास्ट डायलॉग है वो है, ये नया हिंदुस्तान है, घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। और यहीं पर ये पूरी कहानी जो है, इस पर जो हमारे देश में विवाद हो रहा था। हमारे देश में 2 तरह के लोग हैं, एक वो जो नए हिंदुस्तान को पसंद करते हैं, और एक वो जो पुराने हिंदुस्तान के चाहने वाले हैं। तो कुछ हमारे देश में लोग हैं जो सोचते हैं कि हमारा हिंदुस्तान वैसा ही रहना चाहिए जैसा पहले था, पुराने ज़माने में था, जब IC-814 को हाईजैक करके ले गए थे और आतंकवादी कहते थे कि तुम बहुत कमज़ोर हो, भारत हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कई लोग आज भी उसी दुनिया में जी रहे हैं। इसलिए असल में ये जो फिल्म है ये एक लड़ाई है उन लोगों के बीच जो आज भी पुराने हिंदुस्तान में जीते हैं, और उन लोगों के बीच जो अब नए हिंदुस्तान के बारे में सोचते हैं, नए हिंदुस्तान पर यकीन करते हैं, जो घर में घुसता भी है और घर में घुसकर मारता भी है। मुझे लगता है कि
जब हिंदुस्तान या किसी भी देश के समाज में या देश में कोई बदलाव आ रहा होता है, तो उस बदलाव को दिखाने के लिए पहले लोग साहित्य लिखा करते थे, कहानियां लिखते थे, पुस्तकें लिखते थे। ये आप ये समझिए कि एक डॉक्यूमेंट है जिसे कैमरे के जरिए बनाया गया है, और ये जो डॉक्यूमेंट बनाया है आदित्य धर ने, इसे लंबे समय तक याद रखा जाएगा। अब मैं फिल्म पर आता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि अक्षय खन्ना को बहुत मिस किया। धुरंधर 1 में अक्षय खन्ना था और धुरंधर 2 में अक्षय खन्ना की परछाई भी नहीं थी, इसलिए कुछ खालीपन लगा और अक्षय खन्ना को बहुत मिस किया गया। अक्षय खन्ना का एक डांस स्टेप था एक बीच में गाने में जो बड़ा मशहूर हुआ था, सेम उसी लोकेशन पर वैसी ही सेटिंग में रणवीर सिंह का भी एक ऐसा ही एक एंट्री है और वैसा ही डांस वहां पर हो रहा है, लेकिन रणवीर सिंह उसी जगह पर वो मैजिक क्रिएट नहीं कर पाए जो अक्षय खन्ना का था। सो अक्षय खन्ना की जो स्क्रीन प्रेजेंस थी वो इस फिल्म में मिस जरूर मैंने की, और मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने अक्षय खन्ना को जरूर मिस किया होगा, ये ऐसा मुझे लगा। ये फिल्म पूरी तरीके से रणवीर सिंह की फिल्म है। वो शुरू से लेकर आखिर तक छाए हुए हैं, क्योंकि रणवीर सिंह का जो कैरेक्टर है वो अब इस फिल्म में पूरी तरीके से डेवलप कर चुका है। धुरंधर 1 में वो डेवलप हो रहा था, लेकिन इसमें वो अपने चरम पर है, अपने शबाब पर है। इसलिए इस फिल्म को डोमिनेट करते हैं रणवीर सिंह, और रणवीर सिंह के बाद अगर ये फिल्म किसी की है तो वो है राकेश बेदी। अगर आप मेरी राय जाने, राकेश बेदी ने शानदार काम किया है, और इसमें भी राकेश बेदी आपको थिएटर से बाहर निकलने के बाद याद रहेंगे। एक और खास बात पिछली वाली फिल्म से तुलना करें तो वो ये है कि पिछली वाली फिल्म जो थी वो एक बीस्ट की तरह थी, एक मॉन्स्टर की तरह थी, जिसमें सिर्फ एक्शन ही एक्शन था। उसमें ना तो इमोशंस थे और ना ही आपको सोचने समझने का कुछ और तरीका मिला था। मुझे लगता है कि डायलॉग्स भी उतने अच्छे नहीं थे जितने इस फिल्म में हैं। इस फिल्म में 2 नई चीजें मैंने देखी। मैं ये कहूंगा डायलॉग्स इस फिल्म के बेहतर हैं धुरंधर 2 के, और इस फिल्म में इमोशंस भी पहली वाली फिल्म के मुकाबले कहीं ज्यादा है। कई जगह पर यह फिल्म आपको झकझोरती है, कई जगह पर इमोशंस दिखाए हैं। मुझे अभी भी याद है गौरव गेरा ने जो काम किया है इस फिल्म में, जिसमें वो एक जासूस बने हैं, और जब वो अपने जान की कुर्बानी देता है वो जासूस रणवीर सिंह के लिए, उसके बाद काफ़ी इमोशनल सीन है जब रणवीर सिंह 2 कप चाय लेकर, ग्लास में 2 ग्लास चाय लेकर वहाँ पर बैठता है और अपने उस पुराने दोस्त को याद करता है। इसी प्रकार से और भी कई डायलॉग्स हैं, कई ऐसे इमोशंस हैं इस फिल्म में जो पहली वाली फिल्म में नहीं थे। जब फिल्म देखते हैं तो कई बार ऐसा भी लगता है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री हम देख रहे हैं। इस फिल्म में डिमोनेटाइजेशन के बारे में बात हुई है, इस फिल्म में राम मंदिर के बारे में बात हुई है, इस फिल्म में अतीक अहमद को दिखाया गया है और बिल्कुल सही जो उसके पीछे कहानी है वो दिखाया गया। आप जानते हैं जब नोटबंदी हमारे देश में हुई थी तो उस पर कितनी राजनीति की गई थी, लेकिन नोटबंदी क्यों हुई थी इस फिल्म में सही दिखाया गया। प्रधानमंत्री मोदी का एक क्लिप भी दिखाया गया, और देखने के बाद मुझे समझ में आया कि जो लोग राजनीति करते हैं, फिल्मों में भी राजनीति ढूंढते हैं, जो लोग प्रधानमंत्री मोदी से नफरत करते हैं, वो सारे लोग असल में इस फिल्म का विरोध कर रहे थे, क्योंकि इसमें उनकी क्लिप लगा दी गई, इसमें नोटबंदी की तारीफ कर दी गई। इस फिल्म में यह बताया गया कि राम मंदिर जब बना तो पाकिस्तान कितना दुखी था, पाकिस्तान कितना गुस्से में था, और कैसे पाकिस्तान के लोग दिन भर टीवी पर ये देखते हैं कि हमारे देश में क्या हो रहा है। इसमें बताया गया कि अतीक अहमद जैसे जो गैंगस्टर्स हैं, जिन्हें हमारे ही देश के नेता पाल पोस कर बड़ा करते हैं, विधानसभा में पहुंचाते हैं, लोकसभा में, संसद में पहुंचाते हैं, ऐसे लोगों को एक्सपोज इसमें किया गया है, और इसीलिए बहुत सारे लोग इस फिल्म से बड़े अनकंफर्टेबल हो रहे थे। फिल्म को अगर आप देखेंगे तो एक हिंदुओं के प्रति पाकिस्तान में कितनी नफरत है यह आपको दिखाई देती है। फिल्म देखते समय मेरे दिमाग में यह बात भी आई कि हम हमेशा भारत और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच क्यों देखते हैं इतनी दिलचस्पी के साथ। क्यों भारत और पाकिस्तान के मैच का इंतजार किया जाता है? वो इसलिए क्योंकि भारत के लोग पाकिस्तान को हारते हुए देखना चाहते हैं। इसीलिए तो हम भारत पाकिस्तान के मैच को लगातार इतनी तवज्जो देते हैं आज भी, क्योंकि जब पाकिस्तान हारता है हमसे तो हमें बड़ा मजा आता है, एक अजीब संतुष्टि हमें मिलती है।
तो इस फिल्म में भी आप समझिए, ये भी एक भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच की तरह है। ये 4 घंटे का मैच है जिसमें बताया गया कि पाकिस्तान कैसे हमसे हार रहा है और पाकिस्तान कैसे षड्यंत्र करता है। जब आप देखते हैं तो आपको गुस्सा आता है। तो जो लोग पाकिस्तान को हारते हुए देखना चाहते हैं क्रिकेट मैच में भी और वैसे भी, ये फिल्म असल में उनके लिए है। जो 80 के दशक के गाने थे, वो जो पुराने म्यूजिकल ट्रैक्स थे, उनका जबरदस्त तरीके से बहुत इफेक्टिवली प्रयोग किया गया है। इसमें दाऊद इब्राहिम को भी दिखाया गया है और दाऊद इब्राहिम की जब एंट्री होती है, जब तक दाऊद इब्राहिम को उन्होंने दिखाया नहीं है तब तक एक मन में रहता है कि कोई बहुत बड़ी शख्सियत अब आने वाली है स्क्रीन पर। जिस प्रकार से दाऊद इब्राहिम का घर दिखाया जाता है, जिस प्रकार से दाऊद इब्राहिम का नाम बड़े साहब करके स्क्रीन पर फोन पर आता है, तो ऐसा लगता है कि कोई बहुत लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर अब आने वाला है। लेकिन जब दाऊद इब्राहिम आया स्क्रीन पर, उसको दिखाया गया कि वो बीमार है, बिस्तर पर रहता है, बहुत ही आप कह लीजिए कि किसी भी हालत में अभी वो है नहीं कुछ करने की। तो दाऊद से डर नहीं लगता। जो भूमिका पहले बांधी गई थी और जब असली किरदार आया तो मुझे लगता है कि उसमें थोड़ी सी और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत थी। दाऊद इब्राहिम को हम पूरा देश देखना चाहता है कि वो कैसा है, और जब दाऊद का किरदार स्क्रीन पर आया तो वो बात नजर नहीं आई जो आनी चाहिए थी। थोड़ी सी और ज्यादा ताकत, जिसने पटकथा लिखी है, डायलॉग्स लिखे हैं, और डायरेक्टर को भी थोड़ा यहाँ मुझे एक कमी लगी कि दाऊद का जो कैरेक्टर है वो मुझे थोड़ा कमजोर इसके अंदर दिखाई दिया, बहुत इंप्रेसिव नहीं लगा। हाल में हम लगातार न्यूज में देखते आ रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान में जो आतंकवादी हैं वो एक एक करके मारे जा रहे हैं। अज्ञात लोग मोटरसाइकिल पर आते हैं और गोली मारकर चले जाते हैं। तो एक पूरा चैप्टर इस फिल्म में है अननोन किलिंग्स को लेकर, कि कैसे जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान में जो छिपे हुए अलग अलग जगह, कैसे उनको पकड़ पकड़ कर चुन चुन कर उनको मारा जा रहा है। लेकिन कुल मिला के मैं ये कहूंगा कि फिल्म अच्छी है, और ये फिल्म एक फिल्म से कहीं ज्यादा है। ये फिल्म एक डॉक्यूमेंट है, और ये फिल्म मुझे लगता है कि इस जनरेशन के लिए है, हमारी जेन जी के लिए है। मुझे याद है जब 26/11 का हमला हुआ था मुंबई पर, अभी बहुत सारे लोगों को तो याद भी नहीं होगा। इससे पहले 90s में जो आतंकवादी हमले हुआ करते थे, अर्ली 2000 में जो आतंकवादी हमले हुआ करते थे, बहुत सारे लोगों को तो अब याद भी नहीं होगा। आज के जो युवा हैं वो उस समय बहुत छोटे छोटे रहे होंगे। उन्होंने उस खून को देखा नहीं है, उन्होंने उस दर्द को सहा नहीं है, उन्होंने पाकिस्तान के उस षड्यंत्र को करीब से देखा नहीं है। और इसीलिए बहुत सारे लोग, जब इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, सेकुलरिज्म के नाम पर किया जाता है, पाकिस्तान के साथ अमन और शांति के नाम पर किया जाता है, कभी आर्ट एंड कल्चर के नाम पर किया जाता है, कभी म्यूजिक के नाम पर किया जाता है, कभी कहा जाता है कि भारत और पाकिस्तान तो एक ही हैं, मिलजुल कर रहना चाहिए, अमन की आशा की बात की जाती है। तो ये लोग समझ नहीं पाते, और ये फिल्म आपको उसके पृष्ठभूमि में लेकर जाती है, जहां हमारे देश का ये जेन जी अगर इस फिल्म को देखेगा तो उसको समझ में आएगा कि पाकिस्तान किस देश का नाम है। और इसमें भी एक बात बड़ी स्पष्ट बताई गई है कि सारा पाकिस्तान ऐसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान जिन लोगों के हाथ में अभी खेल रहा है, पाकिस्तान में जो लोग सत्ता चला रहे हैं, वो भारत से कितनी नफरत करते हैं, वो हिंदुओं से कितनी नफरत करते हैं, ये इस फिल्म में बताया गया है। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में भी बताया, आप जरा डायलॉग्स देखिए। इस्लामाबाद मुंबई पर जब चढ़ा था तो तेरा मुल्क कैसे कांप रहा था, अब पूरा पाकिस्तान हिंदुस्तान पर चढ़ेगा, सब काफिरों को कलमा पढ़वाएंगे, हर मर्द का खतना करवाएंगे हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान की औरतों को कोठों पर कौड़ियों के भाव ये बेचेंगे। ये सोचते हैं ये हिंदुस्तान के बारे में, हिंदुस्तान की महिलाओं के बारे में, हिंदुस्तान के लोगों के बारे में। ये नफरत असल में हम तक पहुंच तो रही थी पहले, लेकिन फिर हमारे देश के लोग भूल गए। हमारे पास भी बहुत सारी चीजें हैं, हम अपने आप को बहुत शांति प्रिय लोग मानते हैं,
हम लाइफ को अच्छी तरीके से एंजॉय करना चाहते हैं और धीरे धीरे हमारे देश के लोगों की आदत भी है कि हम भूल जाते हैं। तो इस फिल्म ने एक प्रकार से वो सारी चीज़ें, वो सारी यादों को ताज़ा किया है। और मैं कहूँगा कि इसे एक फिल्म की तरह मत देखिए, इसे एक डॉक्यूमेंट की तरह देखिए। हर हिंदुस्तानी को ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए, अपने परिवार को, और ख़ास तौर पर जो आपके परिवार में जो युवा हैं उन्हें ज़रूर दिखानी चाहिए। वैसे तो ये एडल्ट्स श्रेणी की फिल्म है, तो जो बच्चे हैं वो तो अभी नहीं देख पाएंगे, लेकिन जब वो बड़े हो जाएंगे तो एक बार वापस से उनको धुरंधर 1 और धुरंधर 2 ज़रूर दिखानी चाहिए। तो मुझे ये फिल्म, मेरा जो टेक है, मैंने आपको इस फिल्म का बताया। जो अच्छी बातें लगी वो भी, जो ख़राब बातें लगी वो भी। और आजकल का जो ज़माना है, हम तो रील्स देखने वालों का ये ज़माना है। लोग रील्स देखते हैं, 2 मिनट से ज़्यादा वो कहीं ध्यान नहीं लगा सकते। ऐसे लोगों को आप 4 घंटे तक अगर फिल्म में बैठाकर ये फिल्म दिखा रहे हैं तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो फिल्म बनाने का जो एक स्किल होता है, जो कला है, जो क्राफ्ट है, वो एकदम अपने पीक पर है। अगर आपको फिल्म मेकिंग सीखनी है तो आपको ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। अगर आपको भारत का इतिहास देखना है, भारत और पाकिस्तान के इतिहास को समझना है, ये नफरत हमारे बीच में क्यों है, तो भी ये फिल्म ज़रूर देखनी चाहिए। मेरा तो खुद शो होता है रात को 9 बजे, तो मैं यही कारण से ये फिल्म देख नहीं पा रहा था, क्योंकि अगर आप दिन का शो देखेंगे 12 से 12, साढ़े 12, 1 बजे, तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा, शाम के 4-5 बज जाएंगे, तो आप दिन भर अपने ऑफिस से दूर रहेंगे। और शाम को अगर आप जाएंगे, शाम को मेरा शो होता है, जा नहीं सकते। लेट नाइट अगर जाएंगे तो फिर अगले दिन सुबह ही वापस आएंगे। तो बहुत लंबा समय लगा इस फिल्म को मुझे देखने में, बट मुझे खुशी है कि मैंने ये फिल्म देखी। और ये फिल्म जो बनाने वाले हैं वो सब बधाई के पात्र हैं। इसलिए अगर नहीं देखी है तो आपको देखनी चाहिए, और अगर आपने देख ली है तो फिर इस फिल्म को भूलिएगा मत। इस फिल्म के डायलॉग्स को मत भूलिएगा, इस फिल्म की कहानी को आप भूलिएगा नहीं, इस फिल्म को याद रखिएगा। ये फिल्म जो है हर हिंदुस्तानी को याद रखने वाली फिल्म है। इसे आप एक डॉक्यूमेंट की तरह, एक दस्तावेज की तरह अपने सीने में, अपने दिल में, अपने दिमाग में बचाकर और बसाकर रखिए।